हमने आपको पिछले क्लास में इलाहाबाद की संधि से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया था। हमने आपको ये बात बतलाया कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की दो संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच और जो है सो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। वहीं पर अगर दूसरा संधि को लेकर के अगर बात करेंगे, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला हुआ करते थे। बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और जो है सो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो हमने आपको इलाहाबाद की संधि से भली भांति अवगत करवाने का पिछला दिन प्रयास किया था और फिर हम आपको ये बात बतलाए थे कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 65 ईस्वी को हुई थी और हमने आपको कहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक अवध रहेगा। अवध को लेकर के बात करेंगे। आप देखिए, आप भली भांति अवगत से आप भली भांति आप अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो आखिरकार अवध है, अवध के बारे में हम आपको क्या क्या बतला सकते हैं। देखिए बाबू, हमें जहाँ तक स्मरण है, हमने आपको पिछले दिन जो भी बतलाया था उसके बाद हम अवध स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो लखनऊ है, आज का लखनऊ और अयोध्या का क्षेत्र जो है पहले अवध के नाम से जाना जाता था। आज का जो लखनऊ है, आज का जो अयोध्या है, यानी कि लखनऊ और अयोध्या ये दोनों तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ अयोध्या, जहाँ पर श्री राम मंदिर बनाए गए हैं। हाल ही के वर्षों में राम मंदिर का निर्माण वहाँ किया गया है। और हमने आपको जिस प्रकार बतलाया कि आज का जो लखनऊ है और अयोध्या है, उस टाइम जो है पहले क्या कहे जाते थे, उस टाइम पहले कहे जाते थे वो पहले वो क्या कहे जाते थे, वो अवध कहे जाते थे, अवध। और हमने आपको इस बात से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया कि आखिरकार जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था तथा उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया था। और मोहम्मद शाह रंगीला को लेकर के अगर बात करेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था, बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। देखिए बाबू, ईरान का नेपोलियन को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो ईरान का जो नेपोलियन हुआ करता था, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन जो नादिर शाह को कहा जाता है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता है नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में उन्होंने जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और इसमें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला इस 1739 के दौरान जो है सो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे और दोनों के बीच में युद्ध 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ मुग़ल बादशाह। और इस समय जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला थे और दोनों के बीच 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई थी और आपका जो नादिर शाह हुआ करते थे, नादिर शाह की जीत हुई थी। इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को हार का सामना करना पड़ा। और फिर जो नादिर शाह हुआ करते थे, नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो नादिर शाह हुआ करते थे, नादिर शाह कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन को लेकर के वापस अपने साम्राज्य को लौट गए। हमने आपको कोहिनूर हीरा जड़ित मसूर सिंहासन का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। और इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुए। और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही नादिर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने सादत खान को बुलाया और फिर सादत खान नहीं आए और उन्होंने जो है सो आत्महत्या कर लिए थे। हमने आपको अवध से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया कि आज का जो अवध आज का जो आपका लखनऊ वाला क्षेत्र है बाबू, लखनऊ के क्षेत्र के साथ साथ आपका जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, इसी को तो पहले कहा जाता था अवध को लेकर के अगर हम बात करेंगे, मुग़ल बादशाह उसमें मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था, जिस कारण जो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे, मोहम्मद शाह रंगीला को लेकर के अगर बात करेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि उन्होंने उसे प्रदान किया था। और फिर ईरान का नेपोलियन को लेकर के बात करेंगे, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और इसमें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे। और मोहम्मद शाह रंगीला इसमें
मुगल बादशाह हुआ करते थे, दोनों के बीच में 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद सरंगीला की हार हुई थी, नादिर शाह की जीत हुई थी। और नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन को लेकर के वो जो है वापस अपने साम्राज्य लौट गए थे। और कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह जो हुआ मोहम्मद सरंगीला हुआ। और जो कोहिनूर हीरा जड़ित सिंहासन का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। और मोहम्मद सरंगीला ने नादिर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, और जब ले गया उन्होंने सिंहासन तो ले गया बाबू, कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। अब फिर आगे चल करके अगर बात करेंगे तो जो सादत खां हुआ करते थे, सादत खां ने वहाँ पर कहाँ पर सादत खां को लेकर के अगर बात करेंगे, अवध में उन्होंने स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था। जब मोहम्मद सरंगीला ने इसको किसको, यानी कि सादत खां को उन्होंने जब युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने जो है सो नादिर शाह के खिलाफ यानी कि नादिर शाह सिंहासन लेकर के चले गए। उन्हीं के खिलाफ जो है सो मोहम्मद सरंगीला और सादत खां ये दोनों मिलकर के युद्ध लड़ते उनके खिलाफ, नादिर शाह के खिलाफ। जब युद्ध लड़ते तो इधर तो मोहम्मद सरंगीला अकेले थे। मोहम्मद सरंगीला ने सादत खां को बुलाया, बोला कि आइए आकर के युद्ध लड़ेंगे, वो जो सिंहासन हम लोग का ले गया उसको वापस लाने का काम करेंगे। तो फिर जो सादत खां हुआ करते थे, सादत खां थोड़ा पीछे हट गए। और सादत खां केवल पीछे ही नहीं हटे, बल्कि सादत खां को जब इसके नादिर शाह के खिलाफ जब युद्ध लड़ने के लिए उनको जब बुलाया गया था तो वो आए नहीं। एक तो आए नहीं, चलो अच्छा भाई नहीं आए। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। हमने आपको पिछले दिन भी काफ़ी चीज़ों से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया था। आप इस तरह से बने रहिए, हम आपको वे सारी बातों से अवगत करवाएंगे जो आधुनिक काल की घटनाओं में घटित हुई थी। फिर सादत खां ने हत्या कर लिया। फिर सादत खां के बाद अवध के जो अगले नवाब बने थे, अगले नवाब को लेकर के अगर बात करेंगे तो सफदर जंग बने थे। सफदर जंग अवध के जो अगले नवाब सफदर जंग बने थे। और जिसका मूल नाम अबुल मंसूर खां। जो सादत खां हुआ करते थे, सादत खां ने जब हत्या कर लिया तो फिर वहाँ के अवध के जो अगले नवाब बने वो बने सफदर जंग बने। और जिनका मूल नाम को लेकर के अगर बात करेंगे, इनका मूल नाम हुआ करता था अबुल मंसूर खां हुआ करता था। और ये सादत खां के भतीजा और दामाद थे। ये सादत खां के भतीजा और दामाद थे। सादत खां को लेकर के अगर बात करेंगे, सादत खां के ये भतीजा और दामाद थे। इन्हीं के शासनकाल में मुगल बादशाह जो हुआ करते थे, मुगल बादशाह मोहम्मद सरंगीला हुआ करते थे। मोहम्मद सरंगीला का निधन हो गया था। फिर आगे चल करके अगर हम बात करेंगे तो अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बने थे। और फिर अहमद शाह को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो अहमद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर बना लिया, जिस कारण उन्हें नवाब वजीर भी कहा जाता है। हमने आपको पिछले दिन बक्सर का युद्ध हो गई, हमने आपको इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, हम आपको अवध से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास कर रहे थे। और अवध के दौरान ही हमने आपको भी सारी बातें से अवगत करवा रहे थे जो अवध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अवध बतलाने के क्रम में हमने आपको बतलाया कि जब कर ली आत्महत्या करने के बाद उनका जो अगला नवाब बना, अवध का जो अगला नवाब बना वो सफदर जंग बने। और सफदर जंग का मूल नाम जो है सो वो अबुल मंसूर खां था। और ये सादत खां का भतीजा या फिर इसको जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि दामाद हुआ करते थे। और इन्हीं के शासनकाल में मुगल बादशाह मोहम्मद सरंगीला का निधन हो गया था। और उनका जब निधन हो गया तो अगला मुगल बादशाह जो बने अहमद शाह बना था। और अहमद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर बना लिया था, जिस कारण उन्हें नवाब वजीर भी कहा जाता है। फिर सफदर जंग के बाद अवध के अगले नवाब सुजाउद्दौला बने। सुजाउद्दौला 1754 से लेकर के 1774 ईस्वी तक उन्होंने गद्दी को संभालने का काम किया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया। और पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। मोहम्मद शाह अब्दाली का साथ दिया था। सुजाउद्दौला ने 1764 ईस्वी में हुए बक्सर का युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था, जिस कारण उन्हें इलाहाबाद की संधि के तहत युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना पड़ा था। और फिर अगर बात करेंगे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को संरक्षण प्रदान किया था। और फिर सुजाउद्दौला के बाद अगले नवाब आसफ उद्दौला बने। और आसफ उद्दौला को लेकर के अगर बात करेंगे वो 1775 ईस्वी से लेकर के 1797 ईस्वी तक अवध के नवाब पद पर आसीन रहे। और फिर आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटा करके लखनऊ को बनाया था। जो आसफ शाह हुआ करते थे,
जो आसफ उदौला हुआ करते थे, आसफ उदौला ने अपनी राजधानी जो है बाबू फैजाबाद को हटा करके, उन्होंने फैजाबाद को हटा करके जो है सो अपनी राजधानी लखनऊ को बनाने का काम किया। और इन्होंने अकाल पीड़ितों को मदद करने हेतु लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा अर्थात भूल भुलैया का निर्माण करवाया, भूल भुलैया का निर्माण करवाया अर्थात भूल भुलैया का निर्माण करवाया, भूल भुलैया का निर्माण करवाया। और फिर वहीं ध्यान रहे कि लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था, मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। आगे चल करके अगर हम बात करेंगे, जो अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे, वाजिद अली शाह। जिस प्रकार हमने आपको पिछले दिन बतलाया कि आखिरकार बंगाल के जो अंतिम नवाब हुआ करते थे, बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उदौला हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार अवध के जो अंतिम नवाब हुआ करते थे, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए, वाजिद अली शाह हुए। और जेम्स आइस्ट्रम नामक अंग्रेज ने वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप अपनी रिपोर्ट में लगाया, कुशासन का आरोप उन्होंने जो है सो अपनी रिपोर्ट में लगाया। और इसी को आधार बनाते हुए भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है बाबू, यही हमारा जो टॉपिक था, ये अवध से हमने आपको भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया कि आखिरकार अवध में किस प्रकार शासन प्रशासन चलाए गए थे। अवध में सबसे पहले जो है कि अवध में सबसे पहले किसने शासन किया, फिर क्रमिक शासन से हम आपको अवगत करवाने का प्रयास किए। हम आपको अवध से वे सारी घटनाओं से अवगत करवाए जो अवध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का जो नाम है वो है हैदराबाद। हैदराबाद से भी हम आपको भली भांति अवगत करवाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हैदराबाद में भी किस प्रकार की शासन प्रशासन और किस प्रकार के वहाँ पर क्रमिक युद्ध हुए, किस प्रकार के वहाँ पर क्रमिक शासन स्थापित हुए और वहाँ का फिर उन्होंने कौन कब पद संभाले थे। हम